आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, इसमें लिखा है सिमिलर टू आरटीपी नवंबर 19। आरटीपी नवंबर 19 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया है, बस अमाउंट्स चेंज है ना, फिगर शायद डबल कर दिए हैं या जैसा भी हो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है और बहुत लेंदी है। ठीक है, पर अपन आराम से करेंगे क्योंकि ये एकमात्र क्वेश्चन है जिसको बुक ने टोटल कॉस्ट अप्रोच से भी किया है और कैश कॉस्ट अप्रोच से भी किया है। ठीक है, टोटल से भी किया है और ऑब्लिक करके लिख देता हूँ कैश कॉस्ट अप्रोच से भी किया है। ठीक बात है, तो मैं आपको क्या करूँगा, टोटल वाली अप्रोच से बता दूँगा। ठीक है, और जो कैश कॉस्ट अप्रोच वाली है उसको मैं डायरेक्टली आंसर दिखा के आपको समझा दूंगा, क्योंकि वो अपन हर बार करते हैं तो अपन को आता भी है, ताकि समय भी थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक है, एक और बात, इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या करा था, जो एडमिन ओवरहेड होते हैं, तो एडमिन ओवरहेड को उन्होंने क्या करा, उन्होंने माना है इसको प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक बात है, जबकि अपन मानते हैं जनरल वाला, तो कैसा भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 99% क्वेश्चन में वो मानते हैं जनरल वाला। ठीक है, पर इसमें उन्होंने एडमिन को माना है प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब एडमिन ओवरहेड को सीओपी का पार्ट बनाया है। ठीक बात है, तो एक काम करेंगे अपन, अब सिंस ये यूनिक क्वेश्चन है और अभी अभी रिसेंट आरटीपी में ही पूछा गया है, मान लीजिए आप, तो मैं चाहता हूं कि आप भी एडमिन ओवरहेड को प्रोडक्शन से रिलेटेड ही मान लेना, ताकि आंसर आपका मैच हो जाए। देखो यार, अब आईसीआई के बारे में क्या ही बोलूँ मैं, इतने लफड़े कर देती है कई बार कि समझ में नहीं आता है, फिर आंसर पता चला काट दिया। तो अगर आप भूल जाएं, जैसे एग्जाम में होता है ना कि हमें कुछ नहीं याद कि हमने क्या करा था, उस समय जो कॉन्सेप्ट आते हैं हम उसके आधार पे करेंगे। अगर आप वैसे करते हो तो कोई बात नहीं, आप एडमिन को जनरल वाला मान के और नोट डाल देना, तब भी आप सेफ हो। पर ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अभी आरटीपी में फिर आया, और बार बार वो क्या कर रहे हैं, एडमिन ओवरहेड को प्रोडक्शन से रिलेटेड ही मान रहे हैं। तो अगर आपको याद रह जाए तो आप भी ऐसा कर देना, तो आपका आंसर एज इट इज़ मैच हो जाएगा उनके आंसर से। ठीक बात है, तो मार्क्स की कोई टेंशन नहीं रहेगी, है ना। जबकि जनरल वाले मानने में हो सकता है थोड़ी बहुत रिस्क हो, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाए, है ना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है भाई, एम ए लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। अगेन न्यू प्रोजेक्ट, कहाँ चेंज आएगा बताइए, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल में चेंज आएगा। ठीक है, फॉर अ मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक कंपोनेंट। ओके, द फॉलोइंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हैज बीन ascertained फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट्स विच इज द फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी पर काम करें तो 12,000 यूनिट्स बन जाएंगे। ठीक है, अभी कॉस्ट पर यूनिट दी है, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन भी दिया है, और फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस सब मिलाकर आ रहा है 80 रुपये। फिर दिया है द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 96। सेलिंग एक्सपेंस कितने होंगे, 5 पर यूनिट, जिसमें से 80% क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, मतलब 20% पोर्शन क्या होगा, फिक्स होगा। क्या लिखा है, इन दी फर्स्ट 2 ईयर ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। तो पहले साल में 6,000 यूनिट बनेंगी, उसमें से 5,000 बिक जाएंगी, कितनी बच गई, 1,000। 1,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। ठीक है, तो दूसरे साल में ओपनिंग हो जाएगा तो 9,000 तो बनना है और 1,000 हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, तो हो गया 10,000। 10,000 में 8,500 क्या हो जाएंगी, सेल आउट हो जाएंगी, तो आपका 1,500 का स्टॉक यहाँ भी बच जाएगा। ठीक बात है, ओके। और आगे क्या दिया है, अच्छा तो ये एकमात्र क्वेश्चन हो गया जिसमें 2 सालों की डेटा दिए हैं और आपको दोनों साल की वर्किंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, है ना, तो और इंटरेस्टिंग हो गया। फिर टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2.25 मंथ, डब्ल्यू आई पी नील, बहुत अच्छा काम हो गया, डब्ल्यू आई पी नहीं है। डेटर्स का टाइम पीरियड दिया है, कैश 10,000 का रखना है, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस दिया है। ठीक है, प्रिपेयर फॉर द 2 ईयर्स, क्या बनाना है आपको, अ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ओ हो, ध्यान से, अ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, मतलब हम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं क्या, अभी नहीं कर रहे। अगर अपन केवल पहली रिक्वायरमेंट पढ़े बेटा, तो वर्किंग कैपिटल का तो कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है। तो सिंपल आपसे पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाओ, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो क्या आप डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल कंसिडर करेंगे यार,
क्यों नहीं करेंगे? प्रॉफिट निकालने में तो डेप्रिसिएशन एक खर्चा है ही ना। अब वो तो क्या है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने में वो भी हम कैश कॉस्ट अप्रोच से चलते थे, तो एक अलग बात है कि हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को हटा देते थे। अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो आप? नॉर्मली तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय डेप्रिसिएशन एक खर्चा ही माना जाता है। तो सिंस हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है, पहली रिक्वायरमेंट में वर्किंग कैपिटल का कोई मैटर नहीं है, तो हम डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन को भी एज एन एक्सपेंस डिडक्ट करेंगे। सेकंड में बोला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट बनाना है। ठीक बात है। तो जब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की बात आएगी तो फिर अलग बात है कि अगर हम कैश कॉस्ट बेसिस पे करेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन हटाकर फिर से कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, और टोटल पे करेंगे तो वो भी नहीं हटानी पड़ेगी, टोटल में तो सब इंक्लूड रहता है ना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, पूरी बातें आराम से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप ओपन करके रख लीजिए तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। मैं सीधे सॉल्यूशन करते जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो थोड़ा स्पीड में हूँ तो अच्छा हो, है ना। देखो यारो, ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 21। ठीक है, चलो तो क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है सबसे पहले। तो प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, कितने सालों का? दोनों सालों का बोला है क्या? अच्छा, फॉर द 2 years, दोनों सालों का बनाना है। ठीक है, तो ईयर 1 ईयर 2 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना, लो भाई, यहाँ आ जाएगा आपका ईयर 1, यहाँ आ जाएगा आपका ईयर 2। ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कितना आ जाएगा, ध्यान से, है ना। कब कौन सी कॉस्ट से कौन सी यूनिट मल्टीप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन करवाया है कि फुल कैपेसिटी की यूनिट्स कहाँ यूज़ होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने में, है ना। फुल कैपेसिटी वाली यूनिट कहाँ यूज़ होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने में। फिर प्रोडक्शन वाली यूनिट सारी कॉस्ट में ही होती है ना। और जो आपकी यूनिट सोल्ड वाली है, यूनिट सोल्ड कहाँ यूज़ होती हैं, जब सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल वाले आते हैं, तो उसके लिए केवल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट सोल्ड का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इस बात को मैं लिखवा भी दूंगा लास्ट में। चलो तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल की बात करें, पहले साल में कितनी यूनिट आपने बनाई थी, पहले साल में कितनी यूनिट आपने बनाई है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, 6000। तो यहाँ आ जाएगा 6000। अच्छा, अब दोनों ईयर में अलग अलग है तो प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा एक काम करते हैं, अपन लिख देते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 40 है, तो इनटू कर देते हैं यहाँ पर 40। तो यूनिट प्रोड्यूस्ड दोनों ईयर में अलग अलग है, तो जो भी होगी वो आ जाएगी, है ना। वैसे पहले हम ईयर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पहले ईयर 1 फिर ईयर 2 पे चलेंगे। तो ईयर 1 में देखो आप, 6000 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 6000 इंटू 40, ये आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, डन। आगे बढ़ें, फिर बात करते हैं डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेम थिंग, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इंटू 20 आ जाएगा, मतलब 6000 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 1,20,000। ठीक है, फिर आ जाएंगे आपके फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो ये फुल कैपेसिटी यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इस पर अपनी चर्चा हुई थी। तो यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्शन कैपेसिटी इनटू कितना दिया है पर यूनिट, 6 दिया है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12,000 की कैपेसिटी थी, तो 12,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 72,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन को एक फिक्स्ड कॉस्ट ही माना जाता है ना, इसे फिक्स्ड माना जाता है, ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्रोडक्शन कैपेसिटी
इंटू डेप्रीसन कितना है भाई 10 रुपये पर यूनिट है, तो 12,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है नेक्स्ट ईयर में भी सेम रहेंगी। एक काम करता हूँ मैं लिख ही देता हूँ यार, नहीं तो तुम फिर गलती करोगे। ये 72,000 और ये फिर 1,20,000। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब जो हर बार सेम रहेगी, है ना, तो एक बार निकाल देते हैं और फिर आगे भी वो सेम रहती है, तभी तो उसका नाम फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, फिर आ जाते हैं फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस पर। फिक्स्ड एडमिन तो अगेन क्या आ जाएगा प्रोडक्शन कैपेसिटी और इनटू कितना कर दूं 4 कर दूं, हाँ 4 है, तो 12,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा 48,000। यहाँ पे लिख देता हूँ, बढ़िया काम हो जाएगा, है ना। बाकी सेकंड ईयर का डेटा अपन बाद में लिखेंगे, अभी फिक्स तो ईयर 1 ईयर 2 में सेम ही रहेंगे, तो वो मैंने लिख दिए, है ना। ओके, इतना काम अपना हो गया है। एडमिन को भी हमने क्या करा है यहीं पर ले लिया है। ठीक है, तो अब जो आएगा इसे अपन क्या नाम देंगे बताइए भाई, इसे अपन क्या नाम देंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ COP, और वो भी कौन सा वाला टोटल, मतलब डेप्रीसन भी जुड़ा हुआ है। आप भूल तो नहीं है ना डेप्रीसन क्यों कंसिडर कर रहे हैं अपन इस स्टेटमेंट ऑफ P&L में, क्योंकि अभी हमें प्रॉफिट या लॉस बताना है, वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं बना रहे हम ये, है ना। तो अभी तो हर एक खर्चा कंसिडर किया जाएगा, है ना। तो टोटल COP आ जाएगा यहाँ पर 6 लाख। डन। अब फिर COP कैसे आता था, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, तो डायरेक्ट मटेरियल ये रहा, डायरेक्ट लेबर ये रहा, और ओवरहेड ये रहे। डेप्रीसन भी ओवरहेड का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, बस एडमिन एक्सपेंस मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिए। ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP है ही नहीं, उन्होंने खुद निल कहा था। ठीक है, और नई यूनिट तो ओपनिंग तो वैसे नहीं होना था, और क्लोजिंग के लिए उन्होंने खुद निल बोला था, है ना, याद है ना आपको, ये देखो निल कहा था। ठीक है, तो बस नई बात मैंने क्या करवा दी कि एडमिन को मैंने COP का पार्ट माना है, क्योंकि उन्होंने ऐसा माना है, और चूंकि यूनिक क्वेश्चन है तो अगर याद रह जाए तो आप ऐसा कर दें तो अच्छा रहेगा। नहीं भी कर पाएंगे और एजम्पशन डाल देंगे तब भी गलत नहीं माने जाएंगे आप, है ना, पर थोड़ा सा डर लगता है ना। मैं स्टूडेंट जैसे सोच कर देखता हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ आपसे कि कभी कभी अगर आपको याद रह जाए तो वही कर दो जो उन्होंने करा था, है। ओके, और स्पेशली इस क्वेश्चन में क्योंकि रिपीट हुआ है और फिर भी आंसर ऐसे ही है। सो टोटल COP आ गया आपका 6 लाख। अब ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करते हैं और लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड। ओपनिंग तो आएगा नहीं, नई कंपनी है, पर क्लोजिंग आएगा। क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, तो 6 लाख डिवाइड बाय, अच्छा ये जो 6 लाख की कॉस्ट है ये कितनी यूनिट की है, ये अपन ने 6,000 बनाई थी, है ना, तो 6,000 यूनिट की कॉस्ट है ये, समझे बात को आप। तो ये हो गई 6,000 की, बची कितनी है 1,000। ठीक है, तो 6 लाख डिवाइड बाय 6,000 इंटू 1,000 कितना आ जाएगा 1 लाख, है ना। तो 1 लाख का आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, अब देखो आप, अब क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका COGS, कितना आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, डन। अब क्या आ जाएंगे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो जो पहले लिख लेते हैं वेरिएबल वाले, फिर लिख देंगे फिक्स्ड वाले। तो वेरिएबल वाले कितनी यूनिट बेची हैं आपने 5,000। 5,000 की जगह मैं एक काम करता हूँ यूनिट सोल्ड लिख देता हूँ, क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ेगी दोनों सालों में। यूनिट सोल्ड इनटू कितना था सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट 5 रुपये था, उसमें से 80% क्या था वेरिएबल था, मतलब 4 रुपये वेरिएबल कहलाया, है ना। तो 5,000 यूनिट बेची हैं पहले साल में, 4 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये आ जाएगा, है ना। और फिक्स्ड वाला प्रोडक्शन कैपेसिटी, फिक्स्ड वाली कैपेसिटी के हिसाब से लगते हैं, है ना। और इनटू हो जाएगा 1, तो 12,000 कैपेसिटी थी, इंटू 1 कितना हो जाएगा ये आपका 12,000। ओके, ठीक है, तो एडमिन तो यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि पहले ही हमने कंसिडर कर लिया था, तो ये फाइनली क्या आ गया आपका COS, ये कितना आ जाएगा आपका 5 लाख प्लस 32,000, 5,32,000। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड होता है प्रॉफिट जो कि बैलेंसिंग फिगर में आएगा, और यहाँ पर आ जाती है आपकी सेल्स। ठीक है, तो सेल्स कितनी आएगी,
यहाँ लिख दे रहा हूँ यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी, सेलिंग प्राइस दी है 96, ठीक है। तो 5000 यूनिट इंटू 96 कितना आ जाएगा, 4,80,000, यही आएगा। सेल्स तो ऐसे निकालते हैं, जितनी यूनिट बेची इंटू सेलिंग प्राइस। अब 5,32,000 की कॉस्ट ऑफ सेल है और 4,80,000 की सेल्स है, तो बीच का जो होगा वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आना चाहिए पर माइनस का आ रहा है, मतलब लॉस आएगा। कितना, 52,000 का, ठीक है, ये आ गया 52,000 का लॉस। ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में देखो भाई, यूनिट प्रोड्यूस कितनी हुई थी, यूनिट प्रोड्यूस हुई थी आपकी 9,000, ठीक है। तो 9,000 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 3,60,000, ठीक है। और फिर डायरेक्ट लेबर एंड वेजेस कितना आ जाएगा, 9,000 इंटू 20 रुपये है ना, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एक्सपेंस, तो 1,80,000 आएगा इस हिसाब से, तो है ना, ठीक है। और ये तीनों तो सेम ही थे, 1 2 3, है ना। तो ये तो अपन ने बढ़िया काम कर लिया था, वहीं के वहीं लिखना था, है ना। 72, 120 और 48। तो अगर इन सबको जोड़ें तो ये आ जाएगा 7,80,000, ठीक है। और ओपनिंग फिनिश गुड अब तो आ जाएगा, सेकेंड ईयर में तो ओपनिंग हो सकता है, तो यही 1,00,000 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। वो कैसे निकालेंगे भाई, बताइए आप कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर अपन फीफो मेथड लगाते हैं, कुछ नहीं कहा जाता है तो नॉर्मली अपन फीफो लगाते हैं, है ना। तो देखना, आपने बनाई है 7,00,000, अच्छा फीफो मतलब जो पहले यूनिट आई वो पहले बिक गई होंगी, मतलब ओपनिंग स्टॉक तो बिक गया होगा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 60,000, सॉरी कहाँ गया, हाँ, ये जो 7,80,000 की कॉस्ट है, ये जो 7,80,000 की कॉस्ट है, ये कितनी यूनिट की है, ये है आपकी 9,000 यूनिट की। तो बताइए कितनी बच रही हैं, लास्ट में 1,500 बच रही हैं, तो 1,500 की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। कैलकुलेट करके देखते हैं, है ना। हालांकि अपन ने गलती ये कर दी कि यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर स्पेस नहीं बचाया, नहीं तो अच्छा काम हो जाता है ना। और आप कहें तो मैं स्पेस बना दूँ, देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ, 6,00,000 डिवाइड बाय 6,000 इंटू 1,000, है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरा यहाँ लिख देता हूँ 7,80,000, ये कॉस्ट कितने यूनिट की है, 9,000 बनाई मैंने, है ना, 9,000 की है। तो फिर आपकी बची कितनी है, 1,500, तो 1,500 ये हो गया, ठीक है। या 1.5 के लिख लो आप, है ना। सो ऐसा आप मत लिखना, स्पेस बनाकर प्रॉपर लिखना, या फिर अलग से नीचे वर्किंग नोट दिखा देना। तो ये कितना आ जाएगा, 7,80,000, 7,80,000 डिवाइड बाय 9,000 इंटू 1,500, तो ये आ रहा है 1,30,000 आ रहा है भाई, 1,30,000 आ रहा है। जबकि उनके आंसर में कितना आ रहा है, एक बार उनका आंसर चेक करते हैं, मतलब उन्होंने कहीं वेटेड तो नहीं लगाया, ये अपन चेक कर लेते हैं ना। तो ऐसा करते हैं, अपन दोनों कॉस्ट को जोड़ देते हैं, 7,80,000 और 1,00,000, तो ये हो जाएगा 8,80,000 डिवाइड बाय, यूनिट्स कितनी हो जाएंगी, 9,000 इस बार की, 1,000 पुरानी, तो डिवाइड बाय 10,000 हो जाएगा, और इनटू आपकी बची 1,500 है। हाँ, तो एग्जैक्ट 1,32,000 आ रहा है, और उनका भी आंसर 1,32 आ रहा है, मतलब उन्होंने वेटेड एवरेज लगाया है। अब आप ही सोच लो, क्या ऐसा हम कभी रट सकते हैं कि कब क्या करना है, असंभव है। दोनों ही मेथड 100% अलाउड है, और मेथड जब आप चेंज करोगे तो आंसर भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो अब उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको नोट ही डालना पड़ेगा जब भी आप फंसोगे कि यार कौन सी मेथड लगाना है। तो नॉर्मली तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपन हमेशा फीफो ही लगाते आए हैं, है ना। तो आप फीफो लगाकर और नोट डाल सकते हैं, पर फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में वेटेड ही ले रहा हूँ, है ना। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, आप दोनों में से कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है जिनमें वो कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 8,00,000
80,000, यहाँ आ जाएगा 10,000, है ना। तो अपन ने करा क्या है, अपन ने बोला कि देखो 7,80,000 का माल इस बार बनाया, 1 लाख का पुराना रखा था, तो दोनों मिलाकर कितनी यूनिट की कॉस्ट हो गई, 10,000 यूनिट हो गए। उनकी कॉस्ट होगी 8,80,000, तो बताओ 1500 की क्या होगी। तो यार है आपका 1,32,000। मैं तो बस उनके जैसा इसलिए करवा रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी आप मतलब आपके जैसे एक बच्चे की तरह सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन यूनिक टाइप का है, एज इट इज़ एग्जाम में आ जाएगा। तो अगर आपको याद रह जाए, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, अभी 1-2 और कराऊंगा मैं आपको ऐसे, तो आप इनमें वैसा का वैसा कर देना, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और नहीं करते हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट चली जाते हो, तो प्रॉपर नोट डाल देना। हो सकता है कि वो एक भी नंबर ना काटे, और काटेगा तो 1-2-3 नंबर काट देगा, और क्या कर सकते हैं, है ना। सो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7,48,000। ठीक बात है, ओके। अब बचे क्या आपके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिट बेची कितनी है 8500, तो 8500 इंटू 4, 8500 इंटू 4 ये कितना आ रहा है, 34,000 आ रहा है। ठीक है, और फिक्स तो फिक्स ही रहेंगे। ठीक बात है, डन। तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ जाएगा, 7,48,000 प्लस 34,000 प्लस 12,000, यह आ जाएगा 7,94,000। और आपकी सेल्स कितनी आएगी 8500 इंटू सेलिंग प्राइस कितना था 96, ये आ रहा है 8,16,000। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा इस तरीके से 22,000 का। ठीक बात है, डन। सो ये बन गया आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L। कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ किया है अपन ने, कॉम्प्रोमाइज़ करा है कि उनकी मेथड को अपन ने कंसिडर कर लिया है, प्लस एडमिन ओवरहेड को हमने क्या माना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड माना है। तो यहाँ लिख देता हूँ नोट, एडमिन ओवरहेड आर considered as a part of cost of production। ठीक है, एडमिन ओवरहेड को COP का पार्ट माना है। सेकेंड नोट क्या हो जाएगा हमारा, फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड बी assumed वेटेड एवरेज मेथड। हमने वेटेड एवरेज मेथड को कंसिडर किया है। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो दोनों केस उल्टे कर सकते थे, जैसे कि आप एडमिन ओवरहेड को जनरल मान लेते, आप वेटेड एवरेज की जगह फीफो लगा देते। ऐसा ही अपन हर एक क्वेश्चन में करते हैं, पर इस क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा नहीं करा है, इसलिए मैंने उनके जैसा बनाने के लिए भी फिलहाल ऐसा कर दिया है। और आपसे भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी ऐसा कर देना, अगर आपको यही कहीं क्वेश्चन कभी आ जाए तो। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। पहली रिक्वायरमेंट हमारी ख़त्म हो गई, उन्होंने कहा था स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है, अब बोला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट बनाने को। आओ तो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगी आपकी वर्किंग। अच्छा, ये भी 2 सालों का बनाना पड़ेगा, तो स्पेस ज़्यादा लगेगा, तो एक काम करते हैं अपन वर्किंग नोट अलग से बना देंगे नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 साल और ये हो जाएगा आपका 2रा साल। ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे तक ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ईयर 1, यहाँ हो जाएगा ईयर 2, यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो जो छोटी मोटी वर्किंग नोट होंगे वो यहीं बना देंगे, बाकी के अपन क्या करेंगे नीचे बना देंगे अलग से। चलिए आइए, तो अभी जो अपन करने वाले हैं ये करने वाले हैं टोटल अप्रोच से। अभी तक मैंने आपको टोटल अप्रोच नहीं बताई, तो इस क्वेश्चन में टोटल अप्रोच बता देता हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इस क्वेश्चन को दोनों अप्रोच से करा है, टोटल से भी और कैश से भी। ठीक बात है,
सेकेंडली जब ये क्वेश्चन आरटीपी में पूछा गया तो उन्होंने टोटल अप्रोच से ही कर दिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता ना यार, एक ही क्वेश्चन थोड़ी कि यही करते रहेंगे हर अप्रोच से। तो जो भी अप्रोच लगाओ आप लिख देना, है ना। तो अब टोटल अप्रोच लगाने में पता है फ़ायदा क्या है, मतलब अगर मैं आपकी जगह होता तो एग्जाम में टोटल अप्रोच लगा देता इस क्वेश्चन में। बताओ क्यों? क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया है, देखा जाए तो आपने टोटल अप्रोच से बनाया है। क्यों? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन भी कंसिडर करा है। ठीक बात है। अब डेप्रिसिएशन हटाओगे तो कई चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जैसे कि COP चेंज हो जाएगा, COGS चेंज हो जाएगा, COS चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो फिर से एक कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी केवल जो कैश कॉस्ट बेस पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है वो जानने के लिए। तो इससे अच्छा टोटल पे ही कर दो तो खत्म हो जाएगा, यही की यही कॉस्ट शीट काम में आ जाएगी, है ना। हालांकि बुक में तो दोनों अप्रोच से करा है ना, मैं टोटल से बता दे रहा हूँ आपको। तो सुनिएगा, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? कैश, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले आपका करंट असेट, करंट एसेट्स, ठीक है। उसमें आ जाएगा आपका कैश। कैश तो भाई गिवन होगा, कितना गिवन है कैश बताएंगे? कैश कितना गिवन है भाई? ये रहा क्वेश्चन में कैश किधर दिया है यार, कहीं दिख रहा है क्या आपको? हाँ ये रहा 10,000, ठीक है। तो कैश है यार, जो मेंटेन करके चलना है वही मेंटेन करके चलना है हमेशा, है ना। दोनों साल के लिए अलग अलग तो बोला नहीं है, ठीक है। तो 10,000 मैंने दोनों जगह लिख दिया। अब आ जाते हैं सेकंड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पर। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ रॉ मटेरियल स्टॉक RMS, डन। कितना आएगा रॉ मटेरियल का स्टॉक बताएंगे आप? तो ये उन्होंने कहा था कि कितना होगा, उन्होंने कहा था 2.25 मंथ के बराबर का होगा, है ना। ठीक है, तो कितना है रॉ मटेरियल? 2,40,000 है एक केस में और दूसरे केस में 3,60,000। तो 2,40,000 डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू 2.25 मंथ, ठीक है। और दूसरा कितना हो जाएगा, आप इसको अलग से वर्किंग में बता देना, है ना। मैं डायरेक्टली यहीं पर लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिखेंगे तब भी आप गलत नहीं माने जाएंगे। इनफैक्ट सॉल्यूशन आप देखेंगे तो उसमें तो डायरेक्ट कर दिया उन्होंने, मतलब ये भी नहीं दिखाया, सीधे लिखा उन्होंने, है ना। पर अपन को ऐसे नहीं करना है। सो 2,40,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2.25 मंथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45,000, ठीक है। 45,000। ऐसे ही अगर यहाँ पर करें तो 3,60,000 डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू 2.25 मंथ, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 67,500। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 45,000, यहाँ लिख दे रहा हूँ 67,500, ठीक है ना। फिर अपन आ जाते हैं फिनिश गुड स्टॉक पर। फिनिश गुड स्टॉक, इसमें क्या लेना है? COGS लेना है, ठीक है। अब देखो आप, ये जो कॉस्ट शीट है इसमें COGS दिया है 5,00,000 और 7,48,000। तो अच्छा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बताओ क्यों? क्योंकि ये तो अपने पास रखा हुआ है, निकला है 1,00,000 और 1,32,000। तो कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है। बहुत ही बेहतरीन काम हो गया। और ये बात मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ कि अगर कॉस्ट शीट में आपको फिनिश गुड मिल जाए तो फिर आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई टाइम पीरियड भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और क्यों गिवन नहीं है टाइम पीरियड? क्योंकि कॉस्ट शीट में ही निकल रहा है वो, है ना। ओके, सो 1,00,000 और 1,32,000 डायरेक्टली लिख देता हूँ। 1,00,000 और 1,32,000, ठीक है ना। अच्छा, मज़े की बात है कि WIP तो था ही नहीं, है ना, तो अपना एक अच्छा काम हो गया। फिर डेटर। अच्छा, आपने एक बात ऑब्जर्व करी, इस फिनिश गुड में डेप्रीजन भी शामिल है। सोचो आप, ये जो वैल्यूएशन किया गया है 1,00,000 और 1,32 का, ये किया गया है इन अमाउंट्स के आधार पे। तो आप सोचो इनमें तो डेप्रीजन भी शामिल था ना, तो इसका मतलब अपन क्वेश्चन को टोटल कॉस्ट बेस पे कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो डेटर कितने आ जाएंगे? अच्छा, डेटर आप काय पर निकालेंगे अपन? प्रॉफिट इंक्लूड रहेगा वो वाले पर, है ना। डेप्रीजन भी इंक्लूड रहेगा, प्रॉफिट भी इंक्लूड रहेगा। ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि टोटल अप्रोच में प्रॉफिट भी और डेप्रीजन भी सब इंक्लूड होता है, जबकि कैश कॉस्ट अप्रोच में
प्रॉफिट भी इंक्लूड नहीं होता, डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड नहीं होता है ना। तो क्या करें, सेल्स उठा लेते हैं सीधा, सेल्स कितना कितना आया था, और पूरी सेल को क्रेडिट सेल ही मानकर चलेंगे है ना। तो ये है 480, यहाँ है 816, तो 4,80,000 डिवाइड बाय 12 मंथ, और डेटर का टाइम पीरियड कितना है, डेटर का टाइम पीरियड इधर गिवन होगा 1 मंथ है ना, तो यहाँ कर दे रहा हूँ 1 मंथ। तो ये आएगा 40,000, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 40,000, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 8,16,000, 8,16,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 मंथ, ठीक है, कितना आएगा, 8,16,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, ये आ रहा है 68,000। तो यहाँ लिख देता हूँ 40,000, यहाँ लिख देता हूँ 68,000 है ना। स्पेशल बात क्या है यहाँ पर, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, ठीक है। एंड डेप भी, डेप तो इंक्लूड है ही। अब सेल्स तक जाओगे तो भाई सेल्स कैसे निकलती, कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट जोड़ो तो सेल्स आती है, मतलब डेप्रिसिएशन भी जुड़ा हुआ है ना। इसमें भी क्या है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है ये भी है ना। कुल मिलाकर यहाँ लिखा है ना टोटल अप्रोच, टोटल अप्रोच मतलब दोनों चीज़ें कंसिडर करनी है, कौन कौन सी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, डेप्रिसिएशन भी कंसिडर करना है और प्रॉफिट भी कंसिडर करना है, ठीक है, ओके। और आगे चलते हैं। तो अब तो कुछ बचा नहीं, करंट असेट में अपना प्रीपेड एक्सपेंस तो था नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका करंट असेट, जिसको अपन नाम देते हैं ए, कितना आ जाएगा टोटल, 10,000 प्लस 45,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000, टोटल आ गया 1,95,000। और यहाँ क्या क्या है आपका, 10,000 प्लस 67,500 प्लस 132 प्लस 68,000 है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2,77,500, ठीक है ना। अब आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़ पर, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ पर। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, ध्यान से, न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी है, बोला था न्यू कंपनी है, कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू कंपनी है ना, एक ही बात है। तो क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे यार, ध्यान से समझिएगा कैलकुलेशन, अपन ने पढ़ा था ना यार, क्या करना है, क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, मतलब परचेज कैसे निकालेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट शीट से उठा लीजिए, और स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, या फिर जो भी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकाला है वो ऐड कर दीजिए। तो देखना यहाँ पर कितना था, 2,40,000, रॉ मटेरियल कितना था भाई, 2,40,000 प्लस यहाँ पर कितना निकाला है अपन ने, 45,000, तो यहाँ जाएगा 45,000 डिवाइड बाय कर देंगे 12 मंथ, और इनटू कितना कर देंगे बताओ, क्रेडिटर्स ने कितना टाइम हमको दिया है बताइए, क्रेडिटर्स ने हमको कितना टाइम दिया है, ये लिखा है 1 मंथ, ठीक है, तो इनटू कर देंगे 1 मंथ, और ऐसे ही यहाँ पर क्या कर देंगे, 3,60,000 था ना, तो 3,60,000 प्लस कितना आ जाएगा आपका, 67,500 का ये आ जाएगा, 67,500 का, ठीक है, डिवाइड बाय कर देंगे 12 और इंटू कर देंगे 1 मंथ, ठीक है। तो देखिए कितना कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 23,750, और यहाँ आ जाएगा आपका 31,875। रुको 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 रुको, ये यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, मतलब चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है ना, एक सेकंड रुकना आप है ना, इसको पहले एक बार चेक कर लूँ, 2,40,000 प्लस 45,000 डिवाइड बाय 12, ठीक है, ये तो सही है। अभी देखो इसमें कुछ चेंज होने वाला है, कुछ चेंज हो सकता है, एक मिनट चेक करूँगा तो समझ में आएगा है ना। तो यहाँ पर ऐसे समझिए आप, एक्चुअली क्या है ना, अपने पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है,
ओपनिंग भी अपने पास अवेलेबल है, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। देखना यहाँ दिखा देता हूँ आपको। रॉ मटेरियल कंज्यूम बराबर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये होता है। तो अब मुझे बताइए परचेज बराबर क्या होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो कॉस्ट शीट से उठाते हैं प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो ये आ जाएगा आपका परचेज। अब कॉस्ट शीट से देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 3,60,000 है, और क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है 67,500, ये वाला हम क्लोजिंग में ले लेते हैं, माइनस ओपनिंग भी तो हमारे पास है। ओपनिंग कहाँ से आएगा, इसको अगर हमने क्लोजिंग माना था यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है। बोलो आपने क्या करा था यहाँ पर, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, और इसको माना था आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसका मतलब ये जो क्लोजिंग है ये अगले साल ओपनिंग बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा 45,000। समझे स्पेशल थिंग क्या है, ये निकलेगी आपकी परचेस। ठीक बात है, तो ये कितनी आ जाएगी, 3,60,000, 3,60,000 प्लस 67,500 माइनस 45,000, ये आ रहा है 3,82,500। ठीक है, 3,82,500। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ भी लिख देते हैं, 3,60,000 प्लस 67,500 प्लस नहीं माइनस 45,000। ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाय कर देंगे 12 मंथ और इनटू कर देंगे 1 मंथ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 31,875। ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूँ, 3,82,500 डिवाइड बाय 12। ठीक है, सही आ रहा है ना। ऐसा आप चाहो तो ये अलग से वर्किंग अपने लिए रख लेना। ठीक है, इसको मैं इंटरनल वर्किंग का नाम दे रहा हूँ। ठीक है ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब इनको मैं क्या कर देता हूँ, बाहर लिख देता हूँ, 23,750, इनफैक्ट यहाँ लिखना चाहिए मुझे ना, 23,750 और 31,875 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, कहाँ तक आ चुके हैं अपन, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। अब क्या बचा है, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। क्या लिखा है एक्सपेंसेस में क्रेडिटर्स के, ये और समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस का टाइम पीरियड ये रहा 1 मंथ। अरे ये क्या हो रहा है, कहाँ ऐसी जगह क्लिक हो गया है ये, तो हाँ सुनिएगा, तो अपन आ गए थे क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस 1 मंथ का टाइम है। क्या करना है देखिएगा, सारे एक्सपेंस उठा लेते हैं। सारे एक्सपेंस में कौन कौन से हैं, अच्छा वो तो कॉस्ट शीट से मिल जाएंगे ना। सारे एक्सपेंस ये रहे, फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस मतलब 48,000, डेप्रीसिएशन का तो पेमेंट होता नहीं तो डेप्रीसिएशन नहीं आएगा 48,000, फिर 72,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,40,000, ये सारे आ जाएंगे, है ना। तो आइए लिख ही देता हूँ, बाद में कन्फ्यूज़न ना हो आपको। इसका वर्किंग आप प्लीज़ अलग से बना देना, नहीं तो आपकी कॉपी बहुत गंदी दिखने वाली है ना। मैं बस यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप मुझे इस मामले में फॉलो मत करना। ठीक है, 1,20,000 प्लस 72,000, ठीक है, के एक्सपेंस हैं। फिर आपके एडमिन एक्सपेंस हैं 48,000 के, ठीक है, प्लस 48,000 और प्लस 32,000, है ना, ये ईयर 1 के हैं। इन सबको जोड़ के डिवाइड बाय आप 12 करिए और इनटू कर दीजिए आप, कितना है टाइम पीरियड, 1 मंथ था ना, 1 मंथ। ठीक है, और ऐसे ही ईयर 2 का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ईयर 1 का, यहाँ लिख दे रहा हूँ ईयर 2 का, है ना।
अच्छा, ईयर 2 की वर्किंग आप खुद से लिख लेना, ठीक है ना। डन। सो ये कितना आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 22,667। और ऐसे ही जब आप ईयर 2 को करेंगे तो ये आएगा 28,833, 28,833। ठीक बात है। सो फाइनली आपकी करंट लाइबिलिटीज़ भी आ चुकी हैं। कितनी आ जाएंगी, जोड़ देना इनको, है ना, कुछ भी नहीं है, आसान बातें हैं एकदम, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका 46,417 और यहाँ आ जाएगा आपका 31,875 प्लस 28,833, यह आ जाएगा 60,708। ठीक है। फाइनली आपका ये हो गया करंट लाइबिलिटी, जिसे हम बी का नाम देते हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज़ ए माइनस बी कितना आ जाएगा आपका 1,48,583 इन केस ऑफ ईयर 1, और ईयर 2 में आ जाएगा 2,16,792। ठीक बात है। तो क्वेश्चन आसान था, बस उसमें एक दो चीज़ें जो उन्होंने अलट पलट कर दी वो थोड़ा सा है, तो एग्ज़ाम टाइम लगा है, आपको ये देख कर ज़रूर जाना है ना, ठीक है ना। और ये सॉल्यूशन एक बार आप एक साथ देख लीजिए। ये आपका हो गया कॉस्ट शीट, है ना, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया था। अब सिंस ये टोटल अप्रोच पर था, ऑटोमेटिकली, क्योंकि P&L जो अपन नॉर्मली बनाते हैं वो टोटल पर ही होता है, मतलब सब कुछ ही लिखते हैं अपन, है ना। तो टोटल अप्रोच पर ही अपन ने क्या करा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। टोटल अप्रोच पर करने का मतलब है कि डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर करना है, प्रॉफिट को भी कंसिडर करना है, ठीक है। एक और इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात कि न्यू कंपनी है तो क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल ध्यान से निकालना है, और स्पेशली सेकेंड ईयर के। ठीक बात है। इसके अलावा जो स्पेशल थिंग है वो ये है कि अपन इस क्वेश्चन को कैश कॉस्ट बेसिस पर भी कर सकते हैं, उन्होंने करके बताया है। तो जब आप कैश कॉस्ट बेसिस पे करोगे तो क्या चेंज आएगा वो हमें समझना है। ठीक बात है। तो चेंज बस इतना सा आएगा कि डेप्रीसिएशन को हम हटा देंगे और फिर निकलेगा आपका COGS COS वगैरह, है ना। और जो अपना डेटर निकलेगा वो भी काय पर निकलेगा, फिर वो कैश कॉस्ट ऑफ सेल पर निकलेगा, मतलब सेल्स पर नहीं निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल पर निकलेगा। ठीक है। तो देखो एक काम करता हूँ, मैं आपको वो सॉल्यूशन दिखाता हूँ, वो ये रहा। ठीक है, ये मैंने निकाल कर रखा था आपको बताने के लिए। तो कैश कॉस्ट बेसिस वाला उन्होंने कहाँ करा है, देखो ये रहा, ये उन्होंने कैश कॉस्ट बेसिस पर करा है। ठीक बात है। ठीक है ना, एक सेकंड रुकना। ओके डन। सो ये कैश कॉस्ट बेस पर है। इसमें उन्होंने क्या करा, इसको ध्यान से सुनना। एक तरीके से जो कॉस्ट शीट है उसको फिर से बनाया है। तो उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने उठा लिया COP उठा लिया ईयर 1 ईयर 2 का। देखो आपको COP दिखाता हूँ, ये रहा आपका COP 7,80,000 और 6 लाख, है ना। 7,80,000 और 6 लाख, तो देखो 6 लाख और 7,80,000 लिखा। अब क्या करा, इसमें डेप्रिसिएशन भी जुड़ा हुआ है, बोलो हाँ, इसमें डेप्रिसिएशन भी जुड़ा हुआ, दिखा देता हूँ आपको। ये रहा 1,20 का और ये 1,20 का रहा। तो इसको कर देते अपन यहाँ से लेस, स्पीड में काम करने के लिए। तो इसको कर दिया अपन ने, एक सेकेंड, यहाँ से कर दिया लेस। ठीक है। तो अब जो COP बचा, वो बिना डेप्रिसिएशन के हो गया, है ना। ये जो COP था इसमें डेप्रिसिएशन भी था, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो अभी बच गया कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। विदाउट डेप्रिसिएशन COP आ गया। ठीक है। अब वही ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये तो होगा नहीं नई कंपनी में फर्स्ट ईयर में, है ना। और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये लाइन अपन लिखते ही नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी है अपने को। ठीक है। सो 4,80,000 है, ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं। क्लोजिंग हम कैलकुलेट कर देंगे कैसे, 4,80,000 COP कितने यूनिट का है, 6,000 का है, तो 1,000 का कितना होगा। 4,80,000 की कॉस्ट 6,000 यूनिट की, तो 1,000 की कितनी होगी, ये आ जाएगा 80,000। तो इस हिसाब से आपका COGS आ जाएगा 4 लाख, है ना। सो ओपनिंग था नहीं, क्लोजिंग हमने कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है ना। तो कुछ बड़ी बात है क्या, कुछ बड़ी बात नहीं है बेटा, मैंने बस क्या कर दिया कि COP में डेप्रिसिएशन ऐड था। देखो एक तरीका क्या है, एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। अगर आपको बिल्कुल सिंपल तरीका चाहिए ना, तो ये जो है ना, ये जो पूरा बना हुआ है, इसमें से डेप्रिसिएशन वाली लाइन को हटा दो और फिर से बना दो। जब ये हटाओगे तो ये भी चेंज होगा, तो इसकी वजह से जो इनका वैल्यूशन है वो भी चेंज होगा, है ना। कुल मिलाकर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी चेंज होगी, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पूरी कॉस्ट शीट दोबारा बना सकते हो। अगर पूरी दोबारा आपको नहीं बनानी है
तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उठा लो डायरेक्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन उसमें जुड़ा था तो उसको हटा दो, तो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। ओपनिंग फिनिश गुड है नहीं, क्लोजिंग निकल जाएगा तो आपका आ जाएगा COGS। ठीक है, फिर COGS आ गया आपका 4 लाख ही है ना, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, पूरी कॉस्ट शीट बनेगी अगर तो। फिर वेरिएबल एक्सपेंस आ जाएंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के, एडमिन के तो COP में ही शामिल थे ना, और फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस आ जाएंगे 12,000 के। तो कैश कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 4,32,000, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी आपकी कितनी, 4,32,000। इस पर आप डेटर कैलकुलेट कर देना, इतने आएंगे 36,000 के, है ना। और ये जो 4 लाख है ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही काम आपको ईयर 2 में करना है। ईयर 2 में क्या हुआ देखना, ये 7,80,000 है, इसमें डेप्रिसिएशन 1 20 का जुड़ा हुआ है, घटा दो तो बचा 6,60,000। फिर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करना है ना। और फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन आपको करना पड़ेगा जो कि अपन ने वेटेड एवरेज से करा है, तो जैसे पहले करा था वैसे फिर से करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 629 में आप क्या ऐड कर दीजिए, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वेरिएबल और फिक्स दोनों ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल। उसके हिसाब से जब आप डेटा निकालोगे तो आ जाएगा 56,250, है ना। तो ये एक तरीका है कि आप कैश कॉस्ट बेसिस पे भी कर सकते हो। और फिर उन्होंने देखो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का ये बनाया कैश कॉस्ट बेसिस पर, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। आपके लिए रिकमेंडेशन क्या है कि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है अमाउंट चेंज के साथ या यही अमाउंट लेकर, तो आपको क्या करना है, आप टोटल कॉस्ट अप्रोच पर ही करके आ जाना और नोट डाल के आ जाना। बस ये देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कैश कॉस्ट अप्रोच पर कहा हो, अगर कैश पर कहा हो तो जैसा अभी समझाया वैसा कर देना। ठीक है, एक अंतिम रिक्वेस्ट कि आपके लिए होमवर्क है कि इसी क्वेश्चन को आप कैश कॉस्ट बेसिस पर भी करके देखिएगा। सॉल्यूशन मैंने शेयर कर दिए हैं, आप कैश कॉस्ट बेसिस पर भी करिए, ना बने तो आप मुझसे पूछ लीजिए, वैसे मैंने बता तो दिया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था ये, अपन यहाँ आ जाते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21, ये यहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है ना, ओके।